नमस्कार साथियों, ई वॉरियर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में जो है इस पे और करंट अफेयर के वगैरह के भी वीडियो आएंगे। ओके, और इस पे जो है 2027 के लिए जो है ये फुल कोर्स आपको लेके आ रहा हूँ यूपीएससी का। इसमें सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। ओके, तो चलिए एनसीईआरटी भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही। ओके, 6 to 12 रहेगा। ओके, क्योंकि जो पीटी है आपके प्रीलिम एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जो है मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगा। आपको जल्द ही इस पर वीडियो आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग जो ये प्रीवियस 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा आज है जिसमें हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो चलिए आते हैं। इसमें क्या है कि आज जो है टॉपिक है कि राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश बनाने की शक्तियाँ। तो ये अनुच्छेद आपका 123 में जो है किया गया है। जब संसद अवकाश हो, मतलब संसद जो है सत्र में नहीं हो। अब संसद में कौन कौन आते हैं? तो संसद में तीनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलाकर ही संसद बनते हैं। लेकिन संसद जो है वो 2 चलता है, एक मौन रहता है जो कि राष्ट्रपति है। ठीक है, मतलब ये कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते संसद में, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो संसद में 2 कौन इन्वॉल्व होते हैं? एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो विधायिक कार्य करते हैं। तो अगर दोनों लोकसभा या राज्यसभा अगर सत्र में नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको राष्ट्रपति क्या करेंगे? अध्यादेश लाएंगे। अध्यादेश का जो है मतलब ये होता है कि एक पैरेलल कानून होता है। ठीक है, और ये जो आया था 1858 के जो 1857 में युद्ध हुआ था, उसके बाद जो आपके आया था जो कानून आया था उससे ही ये लिया गया है। और ये सेम आपको 1935 के कानून जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहाँ से भी है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। हम लोग बस एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति तो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन अध्यादेशों का बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है, मतलब जो कानून होता है। लेकिन ये क्या होता है? अस्थायी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया। अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति का जो है सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ये क्या है? कानून कौन बनाता है? विधायक का बनाता है। तो वह इसीलिए जो है इनको विधायी शक्तियाँ दिया गया है। अप्रत्याशित और अत्यावश्यक मामलों से निपटने के लिए जो है शक्तियाँ सौंपी गई है। मतलब देश में कुछ ऐसा संकट आ गया तो उस समय जो है अध्यादेश जारी होता है। वैसा कुछ होता है तो अध्यादेश जारी होता है जब दोनों सदन जो है सत्र में नहीं हो। ओके, इस शक्ति का उपयोग जो है निम्नलिखित 4 सीमाओं के अधीन है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 4 सीमाएं कौन कौन है। पहला सीमा है क्या है कि अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब दोनों सदन सत्र में नहीं हो। ठीक है, और अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब केवल एक सदन भी सत्र में, दोनों सदन या एक सदन सत्र में नहीं हो। ठीक है, क्योंकि कानून बनने के लिए दोनों सदन से पारित होना आवश्यक है। तो जब दोनों सदन सत्र में हो तो अध्यादेश शून्य हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है द्वारा कानून बनाने की शक्तियाँ कानून बनाने की शक्तियाँ समानांतर शक्ति नहीं है। मतलब ठीक है, मतलब ये कि कानून बनता है तो आपको दोनों सदनों से पारित होकर ही बनता है। ओके, अगर अध्यादेश जारी भी हुआ है तो आपको उनको संसद से पास करवाना होता है। आगे मैं वो बता रहा हूँ। ओके, वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब इस बात की संतुष्टि हो कि ऐसी परिस्थिति आ गया है कि कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। ओके, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय अदालत में इस प्रश्न जो उठाया जा सकता है कि कोई विवादास्पद और जानबूझ के उद्देश्य से जो है सत्र को जो है क्या किया गया? सत्रावासन कर दिया गया। मतलब उनके समय सीमा को समाप्त किया गया है। मतलब वो जो सेशन उसके चलते हैं
तो वो ख़त्म कर दिया गया ताकि अध्यादेश जो है जारी किया जाए, तो ये दरकिनार किया गया है। तो ये क्या होता है कि लोकतंत्र के लिए जो है ये क्या है, काफ़ी हार्मफुल है। तो इसलिए जो है ये इस पर जो है अदालत में चुनौती दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि किसी भी सदन को शस्त्रवासन कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि पहले शस्त्रवासन मतलब कार्यकाल होता है, ठीक है, कि अभी जो है मैक्सिमम 2 सत्र के बीच में 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है कि आपका जो है 3 बार जो है संसद बुलाया जाता है, जहाँ पर क्या होते हैं कानून पास होते हैं और वगैरह। ये आगे मैं बताऊंगा जब विधायिका का पार्ट आएगा। तो वहाँ पर क्या है ना कि आपका जब जो सत्र है शस्त्रवासन हो चुका है, तो वही देखा जाता है कि राष्ट्रपति ने जानबूझकर तो नहीं किया है ना कि अध्यादेश लाया जा सके। तो इस पर जो है अदालत में चुनौती दिया जा सकता है। 1975 में जो है क्या किया था कि 38वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम निर्णय बना दिया गया था और न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया था। ओके, बट क्या हुआ कि जैसे ही 1978 आया, आपके 44वें संविधान संशोधन, 1975 क्या था, इमरजेंसी के समय था। ओके, और इमरजेंसी से पहले था। तो वो कहाँ पर 1944 में ये प्रावधान को हटा दिया गया और राष्ट्रपति की संतुष्टि दुर्भाग्यवान के आधार पर न्यायोचित है। ठीक है, मतलब ये है कि आपको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि अवधि को छोड़कर सभी मामलों में जो है उसकी अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है संसद के कानून बनाने के समतुल है। मतलब क्या है कि अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर बना सकता है जिस पर संसद कानून बना सकता है, ना कि संविधान संशोधन और दूसरे विषय। ठीक है, अध्यादेश पर जो है संसद अध्यादेश पर भी जो है संसद के अधिनियम जैसी संवैधानिक सीमाएं लागू है। ठीक है, इसलिए कोई भी अध्यादेश जो है मौलिक अधिकार को कम या छीन नहीं सकता है। अर्थात कि मौलिक अधिकार हुआ या संविधान संशोधन हुआ, उस पर अध्यादेश नहीं आ सकता है। ओके, जनरल कानून है उसी पे आएगा। संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक अध्यादेश को पुनः समन्वित होने पर संसद के दोनों जो है दोनों सदन है वहाँ पर रखा जाना चाहिए। यदि अध्यादेश दोनों सदन से अनुमोदित मतलब पास हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। यदि आपका कोई सदन में ये जो है पास नहीं होता है तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन 6 सप्ताह के अंदर तक वो प्रभाव 6 सप्ताह तक वो रहता है। 6 सप्ताह के बाद जो है वो प्रभावी नहीं रह सकता है। इस बीच वो दोबारा जो है पास करवा सकते हैं कुछ संशोधन या करके। ठीक है, यदि जो है सदन के दोनों सदन जो है अस्वीकृत कर देता है, मतलब वो उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देता है, तो अध्यादेश जो है निरंतर 6 सप्ताह से पहले भी प्रभावी नहीं रह सकता। मतलब अगर दोनों सदन जो है नामंजूर कर देता है तो 6 सप्ताह से पहले भी वो प्रभावी नहीं रह सकता है। यदि सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों का अलग तिथि जो है अलग अलग आता है, समय व्यक्त होने का बुलाया जाता है। मतलब कि 1 महीना के अंदर ये जो भी है अलग अलग सत्र बुलाया जाता है। तो यह जो है 6 सप्ताह की अवधि गणना उस तिथि के बाद से होगी जिससे अंतिम सदन बुलाया गया है। ठीक है, जैसे होता है कि राज्यसभा चालू हो रहा है 15 मार्च से और लोकसभा चालू हो रहा है आपको 20 मार्च से, तो 20 मार्च से आपको 6 सप्ताह जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अध्यादेश जो है आपको अधिकतम 6 महीने और संसद द्वारा अनुमोदित न मिलने पर 6 सप्ताह। मतलब यह है कि जब अध्यादेश जारी होता है तो वो 6 महीने तक प्रभावित रहता है, लेकिन अगर संसद आ गया है तो वो 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, 6 महीने जो है संसद के दोनों सदनों के बीच के जो है मैंने आपको बताया था पहले ही। यदि किसी अध्यादेश को जो है संसद के समक्ष रखे बिना समाप्त होने दिया जाता है तो उसके अंतर्गत किए गए पूरे कार्य उसी प्रकार प्रभावी रहेगा और पूरी तरह से बैन जो है बने रहते हैं। मतलब ये है
कि 6 महीना पूरा हो गया है लेकिन सदन अभी नहीं आया है, तो वो जो कानून बना था वो प्रभावी रहेगा, उसके कार्य और जो है उसी प्रकार से बना रहेगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। अब वही लागू किया है तो वापस तो वही लेंगे, ठीक है। हालांकि अध्यादेश बनाने की उसकी शक्तियाँ विवेकाधीन नहीं है, ठीक है। वे केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री परिषद के सलाह पर ही कर सकता है और वापस भी ले सकता है। मतलब कि अध्यादेश जो जारी होता है वो उनके जो है विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, पूछता भी है। किसी भी अन्य कानून की तरह जो है अध्यादेश पूर्व व्यापी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि पिछली तारीख से लागू हो सकता है, ठीक है। मतलब कि पिछले तारीख से, मतलब अभी जो है राष्ट्रपति बैक डेट से भी अध्यादेश को जारी कर सकता है। यह संसद के किसी अधिनियम या अन्य अध्यादेश को संशोधित और निरस्त कर सकता है या किसी कर कानून के जो है परिवर्तन और संशोधन कर सकता है। ओके। हालांकि इसे जो है संविधान संशोधन जो है के लिए जारी नहीं किया जा सकता, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। भारत में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति असामान्य है। यह जो है अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक संविधानों में पाई नहीं जाती है। मतलब ये है कि जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है वो किसी और लोकतांत्रिक देश में नहीं है, ओके, सिर्फ भारत में ही है। और ये लिया कहाँ गया था, कहाँ से गया है, तो भारत शासन अधिनियम से भी लिया गया है। और उसका बैकडेट जो है तो 1857 के बाद जो 1858 में जो कानून आया था उससे भी लिया गया, ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश बनाने की शक्तियाँ अनुच्छेद 352 में उल्लेखित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उससे कोई संबंध नहीं रखता है अध्यादेश बनाने की शक्तियाँ। राष्ट्रपति जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह न केवल विद्रोह न होने पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। मतलब कि आप राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अध्यादेश जारी नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा के नियमों के अनुसार जो है जब किसी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला जो है विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो सदन के जो है समक्ष एक वक्तव्य भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनमें जो है उन परिस्थितियों का जो है विवरण हो जो जिसके कारण से जो है तत्काल अध्यादेश जारी किया गया है, ठीक है। अब तक राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश को पुनः जारी करने के संबंध में कोई मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आया है, ओके। अब ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं क्षमादान की शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को उन सभी मामलों के अपराधों के दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्तियाँ हैं। दंड या जो है सजा किसी भी संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए हो, मतलब सेंट्रल के कोई कानून पर जो है वो कोई ऐसा अपराधी है तो वहाँ पर क्षमा कर सकता है। यहाँ पर देख लीजिए सेंट्रल का कानून है ना कि राज्य का कानून है। राज्य के कानून में कौन आ जाएगा, तो गवर्नर आ जाएंगे, ओके। दंड या सजा जो है किसी सैन्य न्यायालय और द्वारा दिया गया हो, मतलब सैन्य न्यायालय द्वारा भी दिया गया हो तो भी सजा या मृत्युदंड की हो, ठीक है, सजा हो या मृत्युदंड हो वहाँ पर है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ न्यायपालिका से स्वतंत्र है। यह एक कार्यकारी शक्ति है, मतलब कि जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायपालिका से सीधे स्वतंत्र है और ये एक जो है कार्यकारी शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति इस शक्तियों का प्रयोग करते समय अपीलीय न्यायालय के रूप में न्याय नहीं करता है। मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट किसी को क्षमादान दे रहा है तो उस व्यक्ति को उसके सामने अनुपस्थित नहीं हो सकता है। बस वहाँ पर क्या जाता है, एक एप्लीकेशन जाता है, उस एप्लीकेशन में वो सारा चीज़ लिखा हुआ होता है, उस अनुसार पर जो है राष्ट्रपति क्षमा देते हैं। अगर वो एक बार रिजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा जो है उनके सामने अपील नहीं किया जाता है, ठीक है।
वहाँ पर कोई भी वकील या एडवोकेट भी नहीं जाते हैं, ठीक है। बस एक ये जाता है कैसे, होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है। राष्ट्रपति को जो है यह शक्तियाँ प्रदान करना का उद्देश्य दोहरा है। एक तो कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को सुधारने के द्वारा खुला रखना, दूसरा किसी ऐसे सजा में राहत प्रदान करना जिसे राष्ट्रपति अत्यधिक कठोर मानता हो, ठीक है। चूंकि हेड ऑफ स्टेट है भाई, राजा है, ठीक है। अब जो है राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्तियाँ निम्नलिखित है। पहला, क्षमादान, यह जो है सजा या दोष सिद्धि दोनों हटा देते हैं और दोषी को जो है सभी सजाओं, दंडों और आयुक्ताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं। क्षमा मतलब पूरी तरह से आप जाओ भाई, घर चल जाओ, बहुत दिन आप जेल में रह लिए। लघुकरण, अब क्या करता है कि लघुकरण क्या करता है कि किसी भी सजा को हल्के या कम कर देता है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड अगर दिया गया है तो आजीवन कारावास कर देगा, या फिर जिसके बाद वह जो है साधारण कारावास में भी परिवर्तित किया जा सकता है। परिहार मतलब क्या होता है कि इसका तात्पर्य यह है कि सजा की अवधि को उसके जो है स्वरूप में परिवर्तन, मतलब कोई को 20 साल किया गया तो उसको 10 वर्ष में कर दिया गया है। उदाहरण के लिए 2 साल के कठोर कारावास में भी कर सकता है। कठोर कारावास में मतलब बैरक से नहीं निकलना, आपको बैरक में ही रहना है, ठीक है। मोहलत, यह जो है किसी विशेष कारण जैसे कि दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण उसके मूल दी गई सजा को कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, दंड विराम। इसका तात्पर्य यह है कि विशेषकर मृत्युदंड में जो है ये इसका किया जाता है कि निष्पादन पर जो है अस्थायी अवधि पर रोक लगा देना। इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रपति से क्षमा या सजा में कमी की मांग कर जो है उसके समय को अधिक कर देता है। जैसे कि मृत्युदंड दिया गया तो उसको आजीवन कारावास में कर दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्य के राज्यपाल के पास जो है क्षमादान की शक्तियाँ होती है। इसलिए जो है राज्यपाल राज्य के कानून के विरुद्ध किसी अपराध को जो है दोषी ठहराए गए पर क्या है उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, विलंबन कर सकता है, राहत दे सकता है, सजा में छूट दे सकता है और उसकी सजा को जो है निलंबित या माफ कर सकता है। लेकिन क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को 2 मामलों में भिन्न है। क्या, एक तो क्या है कि राष्ट्रपति जो है सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई क्षमा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सैनिक है वो क्या है, डिफेंस किसके आता है, वो सेंट्रल के आता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। क्षमा में कम कर सकता है लेकिन क्षमा पूरी तरह से नहीं कर सकता है। यदि किसी राज्य के कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है तब भी क्षमादान का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राज्यपाल के पास नहीं है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित या माफ या परिवर्तित कर सकता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास मृत्युदंड का निलंबन, माफ और परिवर्तन का जो है समवर्ती शक्तियां हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है विभिन्न मामलों में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की जांच और निम्नलिखित सिद्धांतों पर निर्धारित किए हैं। मतलब ये है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के सामने जो है द्वारा मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, ये पहले ही न्यायालय कर दिया है। राष्ट्रपति साक्ष्यों की नई सिरे से जांच कर सकते हैं और न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपना सकते हैं। मतलब अगर न्यायालय कुछ जिस तरह से देखा है और न्यायालय उस तरह के भिन्न भी देख सकते हैं, वो जो एविडेंस होते हैं उस पर। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाएगा। मतलब कि जो मृत्युदंड है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा जाता है और वहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल वहाँ पर पूरा काम करता है। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के लिए जो है कारण बताने के लिए बाध्य भी नहीं है। अगर आदेश कोई राष्ट्रपति अगर आदेश देता है कि इसको जो है माफ़ कर दिया जाए
तो न्यायालय के समक्ष जो है ये बात नहीं है कि मैंने किस आधार पर ये किया है, ठीक है। राष्ट्रपति न केवल उस सजा में राहत दे सकता है जिसे वो अत्यधिक कठोर मानते हैं, बल्कि किसी जो है स्पष्ट गलती के लिए भी राहत दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो है शक्तियों के प्रयोग के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है विशिष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जो है द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, मैंने आपको पहले बोला, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना हो, तर्कहीन हो और दुर्भाग्यपूर्ण भेदभाव हो, ठीक है। जहां राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में दी गई दया याचिका को अस्वीकार कर दिया गया है, वहाँ दूसरी दया याचिका का जो है करके स्थगन जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोबारा नहीं है। अब आइए कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन कौन हैं। इतने सारे हमने पढ़ लिए, अब राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 52 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है कि या जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह जो है इसके प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करेंगे। 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। 55 निर्वाचित रीतियों से है, मतलब किस तरह से निर्वाचित होगा। 56 पदावधि कार्यकाल से है। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए जो है पात्र के लिए है, मतलब राष्ट्रपति एक बार चुना गया तो वो आगे भी कितने बार भी चुना जाता है, जबकि जो है अमेरिका में 2 बार है, ओके। 58 राष्ट्रपति के जो है निर्वाचित होने के लिए जो है क्या योग्यता होता है हटाएं उसके लिए है। 59 क्या कह रहा है राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या है। 60 क्या कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा के लिए है, ठीक है। 61 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है। 62 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उस स्थिति में भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रीतियों के जो है निर्वाचित का पदावधि है, ठीक है, जो 6 मंथ मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है आपका आ जाता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगा। इसके अलावा जो है आपका जो है 75 क्या कह रहा है कि आपका मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, ठीक है। 76 कह रहा है महान्यायाधीश होगा भारत का। 77 क्या कह रहा है भारत सरकार के कार्य संचालन के लिए, ठीक है। 78 क्या कह रहा है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, मतलब प्रधानमंत्री का जो है ये है कि आपको देना है, ठीक है, कि अभी शासन किस प्रकार चल रहा है। अभी अब हम आ जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो ये हम लोग कल करेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे आप जब लोग जुड़ेंगे हमसे तो आपको ये क्लास 2-2 घंटे 3-3 घंटे की होगी और अच्छे से होगी, बोर्ड पे होगी, डिजिटल बोर्ड पे, ओके। तो आप हम लोग से जुड़िए जो नए हैं, और साथ में जो है ये दूसरे तक शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूपीएससी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, ठीक है। बस यूट्यूब पे जुड़िए और सहायता कीजिए ताकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो मिले। ये सारे नोट्स आपको डिजिटल फॉर्म में, इसी फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ई वॉरियर या PCS वॉरियर एकेडमी पे, ठीक है। तो वहाँ पर जुड़ के जाइए, ठीक है। धन्यवाद।